हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 8 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। तो क्या होता है रिसोर्सेज? रिसोर्सेज का सीधा सिंपल सा मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी ज़रूरत को पूरी करती है वो रिसोर्स कहलाती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर में देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। मोना एंड राजू वेयर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। तो मोना और राजू दोनों भाई बहन हैं। ये क्या कर रहे हैं? अपनी मम्मी अम्मा जो साउथ इंडियन लैंग्वेज में अम्मा कहा जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी कई क्षेत्रों में अम्मा कहा जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं? अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं हाउस को क्लीन करने के लिए। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books, each of this has a use, said Mona. तो अब साफ सफाई कर रहे थे तो बहुत सारी चीजें निकली। तो उन्होंने कपड़े देखे, बर्तन देखे, अनाज देखा, कंघी देखी और एक बॉटल देखी हनी की, बुक्स देखे। तो मोना बोलती है कि ये सारी जितनी चीज़ है ना, सबका कुछ ना कुछ यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा। और फिर अम्मा जवाब देती है कि हाँ, इसलिए जो है ये सारी चीज़ें क्या है, ज़रूरी है। सो दीज आर रिसोर्सेज। तो ये क्या है? रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि ये हमारी ज़रूरत की सामान है। सो व्हाट इज अ रिसोर्स वाज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। अब राजू है भाई उत्सुक, बच्चे हैं, बच्चे हमेशा उत्सुकता में क्वेश्चन पूछते हैं। तो अपनी अम्मा से क्वेश्चन पूछते हैं कि रिसोर्स क्या होता है। सो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा। तो वो वहाँ पे बताते हैं कि कोई भी चीज़ जिससे हमारी ज़रूरत पूरी होती है वो क्या होता है? एक रिसोर्स कहलाता है। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप ऑफ रिसोर्स। तो वो अम्मा बोलती है कि अपने आसपास देखो, बहुत सारी चीज़ें देखोगे जिससे जो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरी करती है। जैसे कि वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, द रिक्शा you used to get home from the school, the textbook you used to study are all resources। तो वो बताती है जो हम पानी भी पीते हैं। पानी पीते हैं, पानी कहीं से आता है क्या? नहीं, वो तो नेचुरली कहीं मतलब किसी स्रोत से आता है। उसको हम बना नहीं सकते, पानी को हम घर में प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स, वो अपने आप आता है। पृथ्वी जो है, हमारी धरती माँ जो है, जो हमको प्रोवाइड करती है, उसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में भी देखेंगे। तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं वो बनाई गई है, वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है। तो कैसे बनता है इलेक्ट्रिसिटी बनने का भी एक प्रोसेस होता है। रिक्शा जिससे हम स्कूल से घर आते हैं वो भी एक रिसोर्स है हमारे लिए, क्योंकि उससे हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है। टेक्स्ट बुक जो हम पढ़ते हैं वो भी हमारे लिए रिसोर्स है। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैड यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स। तो बताती है कि तुम्हारे फादर ने क्या है, तुम्हारे लिए कुछ स्नैक बनाया, टेस्टी स्नैक बनाया है। तो जो फ्रेश वेजिटेबल्स जो है उन्होंने यूज़ करके ये बनाया है, वो भी क्या है, एक रिसोर्स है। तो आपको कुछ 5 रिसोर्स बताने हैं जो आप अपने घर पे यूज़ करते हैं और अपने क्लासरूम में यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने घर पे यूज़ करते हैं और क्लासरूम में यूज़ करते हैं। तो आप 5 थिंग्स जो है अपना एक ग्रुप बनाइए, उसमें आप ये सब चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। सो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। सो अब अम्मा आगे और समझाती है और बताती है कि जो भी ये चीज़ है, जैसे कि हो गया वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी है कि इसमें कुछ चीज़ें कॉमन है। क्या है? ये तुम्हारी ज़रूरत को पूरी कर रहे हैं, तुम्हारे द्वारा यूज़ की गई है, इसलिए क्या है, इनकी एक यूटिलिटी है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट है, एक सब्सटेंस है। ओके, सो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज what makes an object or substance a resource। तो यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? कुछ भी चीज़। ओके, यूजिबिलिटी इज व्हाट, जो एक ऑब्जेक्ट को हमको एक यूज, हमारे यूज में आता है, ठीक है, यूज में आता है, वो ऑब्जेक्ट हमको रिसोर्स बना देता है। सो यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट रिसोर्स, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस और रिसोर्स। तो जो भी उसका यूसेज है, जैसे कि वेजिटेबल किस लिए यूज़ हुआ है? स्नैक्स बनाने के लिए यूज़ हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी हम फैन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो इनका क्या है, इनकी जो भी यूजिबिलिटी है, इनकी जो भी यूटिलिटी है, वो इनको क्या है, रिसोर्स बनाती है। नेक्स्ट, हाउ डज something become a resource? Raju now wanted to know. Amma told the children that things become resource only when they have value। तो अब फिर क्वेश्चन आता है राजू के मन में कि कैसे कोई चीज़ एक रिसोर्स बन जाता है। वो अपनी मम्मा को पूछता है कि कैसे कैसे हो सकता है। तो बताती है कि
कोई भी चीज़ तब रिसोर्स बनता है जब उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है. सो इट यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू. ऑल द रिसोर्स हैव सम वैल्यू सेट अमाउंट. तो बताती है जैसे कि अभी हमने देखा कि उसकी यूटिलिटी क्या है, यूज क्या है, तो उसका जो भी यूज है, यूटिलिटी है, वो उसको वैल्यू देता है. जैसे कि और बताते हैं कि सभी रिसोर्स के पास क्या होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू होता है. तो देखिए जो भी उसकी यूज़ है, यूटिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली उसका प्राइस भी डिटरमाइन होता है. उसके अकॉर्डिंगली जो है उसकी यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अगर बहुत ज़्यादा यूज़ में सामान है, बहुत कम यूज़ में सामान है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है उसकी वैल्यू होती है. ओके, सो अकॉर्डिंगली जो है वो रिसोर्स हमारे पास बन जाता है. तो यहाँ पे जैसे कि हम एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक है. अगर टेक्स्ट बुक को पढ़ा जाए, है ना, मेरे पास एक टेक्स्ट बुक है, अगर मैं इसको पढ़ रही हूँ तो वो मेरे लिए क्या है, रिसोर्स है. अदरवाइज अगर मैं एक टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ रही हूँ, जैसे कि अभी मैं क्लास 8th में हूँ, 8th में मैं 8th की बुक को पढ़ रही हूँ, नेक्स्ट ईयर मैं अगर क्लास 9th में चले जाती हूँ, तो वो बुक मेरे काम का है क्या? तो अब वो मेरे लिए कोई रिसोर्स नहीं है, वो बस मेरे लिए एक बुक है जो मेरे घर पे रखा रहेगा. अब मुझे उसको नहीं पढ़ना, क्यों? क्योंकि मैं 8th से 9th में चली गई. तो इसलिए यूसेबिलिटी जो है, कोई भी चीज़ की यूसेबिलिटी जो है वो डिफाइन करती है उसकी वैल्यू, और वो वैल्यू जो है रिसोर्स कहलाती है. सो वैल्यू मीन वर्थ. वैल्यू का क्या मतलब होता है? वर्थ मतलब वो हमारे लिए काम की है कि नहीं. वर्थ का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे लिए काम की नहीं है कि नहीं. तो सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. फॉर एग्जांपल मेटल्स मे हैव इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, बट द बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. तो जो रिसोर्सेज होते हैं, जो भी हमारे यूज़ का सामान होता है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है. और कई बार कई चीज़ों की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कई चीज़ों की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती. इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब क्या है? पैसा. ठीक है, पैसा. कोई भी चीज़, जैसे कि हम मेटल खरीदते हैं, अगर आप आयरन से बना हुआ एक चाकू भी लेके आएंगे बाजार से, तो आपको उसके लिए पे करना है. लेकिन अगर आप किसी ब्यूटीफुल प्लेस में जाके किसी नदी के किनारे आप बैठना चाहते हो, तो उस ब्यूटीफुल लैंडस्केप के लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा. तो अलग अलग रिसोर्सेज की अलग अलग तरीके की डिफाइंड वैल्यूज होती है. तो कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है. लेकिन ये दोनों हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि वो हमको सेटिस्फाई करते हैं. अगर किसी सुंदर पहाड़ के पास आप बैठे हैं, किसी नदी के पास बैठे, तो वो आपके मन को शांति देता है, तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी है. और इकोनॉमिक वैल्यू वाली जो चीज़ें, जैसे कि मेटल हो गए, जैसे कि मैंने आयरन के चाकू के ही बारे में बताया, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. So some resources can become economically valuable with time. Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could have become economically valuable. तो कुछ resources जो है वो economically वैल्यूबल टाइम के साथ बनती है. ओके, जो जैसे कि अगर पहले के ज़माने में हम अगर जाने, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी. तो ऐसे ही जैसे अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, अगर आप गांव में जाएंगे, तो गांव में हर किसी के घर पे होता है. जैसे कि एग्जांपल कैसे बताएं, जैसे कि मैं एक बहुत छोटे से जगह में पली बड़ी हूँ, तो हम जिस क्षेत्र में रहते थे, मेरा मायका दली राज है, तो वहाँ हर घर में आम के और अमरूद के झाड़ हुआ करते थे. तो वहाँ पे उस चीज़ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती थी, क्योंकि मुझे नहीं याद है मैंने बचपन में कभी भी जो अमरूद होता है वो खरीद के खाया होगा, क्योंकि हमारे घर पे ही एक अमरूद का पेड़ था. मैंने मार्केट में बिकता है भी नहीं देखा था. ये मैंने जब बाद में मैं दुर्ग भिलाई रायपुर गई, तो उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, ये भी फल जो है ये मार्केट में बिकता है. तो वहाँ जैसे जिस जगह पे वो चीज़ें जाता है, तो वहाँ पे उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, वो मार्केट में नहीं बिकता है. लेकिन वही चीज़ जो है वो बाजार में जो है, जहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, वो बाजार में बिक रही है. तो क्या होता है, क्षेत्र के हिसाब से भी उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है. तो वैसे ही अगर कोई चीज़ है, जैसे कि हमारे घर में आपकी दादी हो गई, नानी हो गई, या जो भी है, वो कुछ आपको काढ़ा बना के पिलाती है, और काढ़ा बनाने के बाद आपको अच्छा भी लगता है. जैसे कि मेरे घर में भी अगर मेरे बेटे की तबीयत खराब है, तो मैं कुछ काढ़ा बना के पिलाती हूँ, कुछ तुलसी पत्ता वगैरह, अदरक वगैरह डाल के. अगर बाद में थोड़ा हल्का ठंडा हो गया, तो फिर हनी मिला के अगर दे दिया जाए, तो रियली इट वर्क्स.
और ये चीज़ अगर मैं घर पे कर रही हूँ तो उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, वो कमर्शियल वैल्यू नहीं है उसकी। लेकिन अगर ये चीज़ मैं पेटेंट कर देती हूँ, ये इस काढ़ा को मैं पेटेंट कर देती हूँ, पेटेंट मतलब मैं रजिस्टर करवा देती हूँ। सो रजिस्टर कराने का क्या मतलब होता है, एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। तो कोई भी जैसे इन्वेंशन है या कोई भी ऐसा आइडिया है जिसको हम रजिस्टर करवा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारे नाम पे पेटेंट हो जाता है। मीन्स अगर बाद में कोई आदमी बोलता है कि नहीं ये मैंने ये आइडिया लाया है या मेरा इन्वेंशन है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा उसके लिए। सो अगर पेटेंट हो गया तो हम किसी मेडिकल फर्म में अगर सोल्ड कर देते हैं, जैसे कि मेरे ही काढ़ा का कोई नुस्खा है, तो वो क्या हो जाता है, वो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाएगी। तो फिर इस तरीके से जो है इकोनॉमिक वैल्यू किसी चीज़ की या किसी आइडिया की होती है। सो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेस। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो टाइम है और टेक्नोलॉजी है, समय के साथ में और टेक्नोलॉजी के साथ में जो है चीज़ों की वैल्यूज बढ़ते जाती है, बदलते जाती है, और वो सब्सटेंस क्या है, रिसोर्सेस में बदल जाते हैं। तो बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल देमसेल्फ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो हर चीज़, ये जो रिसोर्स की जब हम बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है, जैसे कि मैंने अमरूद का ही एग्जांपल दिया, तो उसकी वैल्यू जो है वहाँ पे जो टाइम है, उस समय जो क्या समय चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, उसके हिसाब से जो है वो रिसोर्स होता है। तो आज की डेट में अगर हम एक छोटा सा नोकिया का फ़ोन, जो डब्बा वाला आता था, बटन वाला जो फ़ोन आता था, आज की डेट में अगर आपके मतलब मैं अगर बोलूँ तो मेरे लिए वो नो यूज़ का चीज़ है। मैं उस फ़ोन को ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे आदत है स्मार्टफोन की। लेकिन जब मैं अपनी स्टडीज़ के टाइम में थी तो वो फ़ोन मेरे लिए वैल्यूएबल था, क्योंकि उस समय और दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, ये जो स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। तो क्या है, उस समय वो जब टेक्नोलॉजी थी, जब कीपैड वाला फ़ोन चलता था, तो वो मेरे लिए रिसोर्स था। लेकिन आज की डेट में वो मेरे लिए रिसोर्स नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है और अब स्मार्टफोन आ गए हैं। तो टाइम और टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने मोबाइल का एग्जांपल बताया, टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सब्सटेंस को चेंज करते हैं रिसोर्सेस में। सो बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जैसा इंसान की जो नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंगली जो है रिसोर्सेज भी बदलते जाते हैं टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ में। तो ये चीज़ें कर कौन रहा है, चेंजेस कर कौन रहा है। एक कीपैड वाला फ़ोन जो है आज स्मार्ट फोन आ गया है। कीपैड वाला फ़ोन पहले होता था, तो कीपैड वाला फ़ोन भी किसी ने बनाया है, हम ह्यूमन बींग्स ने ही बनाया, पीपल्स ने ही बनाया। और स्मार्टफोन भी जो हमने ही बनाया। तो पीपल खुद अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि इनके आइडियाज़, इनके इनोवेशंस के साथ ही साथ जो है चीज़ें बदलते जा रही हैं। It is their ideas, knowledge, invention and discoveries that led to creation of more resources. तो ये इनका ही नॉलेज है, हम जैसे लोगों का ही नॉलेज है, इन्वेंशंस है, डिस्कवरीज है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जो है क्रिएट हो रही है। तो आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास रिसोर्सेज के लिए, लेकिन पहले के समय में इतनी रिसोर्सेज नहीं हुआ करती थी। जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, जब हम छोटे थे हम तो लैंडलाइन वाले फ़ोन होते थे, इतना सब हर घर, अब घर में हर किसी के पास मोबाइल होता है, एक सेपरेट पर्सनल मोबाइल होता है। तो ये रिसोर्स उस समय नहीं हुआ करता था। उस समय सिर्फ एक लैंडलाइन वाला पूरे घर के लिए एक ही फ़ोन हुआ करता था। तो ये रिसोर्सेज जो है टाइम के साथ चेंज होती है, और ये रिसोर्सेज भी लेके कौन आता है, हम ह्यूमन बींग्स ही लेके आते हैं। सो ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर। तो हर एक डिस्कवरी जो है या फिर इन्वेंशन है, उससे और अदर्स जो है अदर इन्वेंशन डिस्कवरीज होते जाती है। तो जैसे कि डिस्कवरी ऑफ फायर, ठीक है, फायर से पहले मैं वही फिर अपने मोबाइल वाले उसमें आऊँगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ नए, हर एक डिस्कवरी के साथ साथ अदर डिस्कवरीज होती जाती है। तो जैसे कि हमने देखा कि छोटे से कीपैड वाले फ़ोन से आज की डेट में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल आ गए हैं। तो एक इन्वेंशन जो है धीरे धीरे चेंज होते होते अदर इन्वेंशंस में बदलते जाता है। तो वैसे ही जो डिस्कवरी ऑफ फायर है, तो आग का फायर हमने सभी पढ़ा है हिस्ट्री में कि हम जो हमारे जो क्या बोलते हैं एंसिस्टर्स वाले जो ह्यूमन बींग्स थे, वो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने एक्सीडेंटली जो है दो पत्थरों को टकराया, उससे जो स्पार्क निकला, उससे उन्होंने जाना कि हाँ फायर जैसी भी कोई चीज़ हो सकती है। सो डिस्कवरी, जो ये फायर की डिस्कवरी है, इससे क्या है, जो प्रैक्टिस है, कुकिंग की जो प्रैक्टिस है, वो उसमें बदलाव आया। और अदर प्रोसेस जो है, जैसे कि इन्वेंशन ऑफ व्हील, जो अल्टीमेट इन्वेंशन था, तो इससे क्या है,
बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है डेवलप हो गए। तो व्हील्स के इन्वेंशन के बाद ये बुलक कार्ट्स आए, फिर साइकिल आया, फिर कई तरीके के मोपेड्स आ गए, बाइक्स आ गई। उसके बाद आज की डेट में तो हर घर में कार है। ओके, तो इस तरीके से इन्वेंशंस क्या है अदर चेंज होते गए। तो देखिए व्हील जैसा जो चीज़ है वो हर जो चीज़ जो रोड पे चलती है या फिर वो एरोप्लेन ही हो, हर किसी में चक्का लगा हुआ होता है, व्हील लगा हुआ होता है। ध्यान दीजिएगा, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो एयरवेज हो, सब में व्हील्स लगा हुआ रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है जिसने अदर इन्वेंशंस को जन्म दिया। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न एनर्जी इन अ फास्ट फ्लोइंग वाटर इन अ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो जैसे कि टेक्नोलॉजी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी तो कैसे जनरेट होगा वाटर से? तो फास्ट मूविंग जो पानी जा रहा है, जो डैम्स वगैरह में पानी स्टोर करके रखा जाता है, जब वो नीचे गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है। तो इससे क्या है, जो भी टरबाइन है उसे चलाया जाता है, जिससे क्या है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। सो जैसे कि आप अपनी मदर के लिए एक वैल्यूबल वन हो, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हो। सो आई एम अ रिसोर्स टू। तो एक छोटा बच्चा जो है अपनी माँ के लिए एक रिसोर्स होता है, जिसे वो प्यार करती है, जिसे वो सिखाती है। तो नेक्स्ट हमको देखना है टाइप ऑफ रिसोर्स, कौन से रिसोर्सेस होते हैं। तो रिसोर्सेस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू ह्यूमन, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। तो 3 रिसोर्सेस होते हैं। एक तो नेचुरल रिसोर्स जो हमारी प्रकृति हमको देती है, और जो अदर है वो होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स, और लास्ट होता है ह्यूमंस खुद एक रिसोर्स है। तो नेचुरल रिसोर्स के बारे में हमें देखना है। तो यहाँ पे सर्कल द रिसोर्सेस फ्रॉम अ मास लिस्ट दैट आर रिगार्डेड एज हैविंग नो कमर्शियल वैल्यू। तो जिनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होती उसको आपको यहाँ पे टिक करना है, सर्कल करना है। तो कॉटन का क्लोथ का कमर्शियल वैल्यू है, यस। आयरन और कोई कमर्शियल वैल्यू है इसकी, यस। ओके, ये चीज़ों की है। इंटेलिजेंस की कोई कमर्शियल वैल्यू है नहीं है। कमर्शियल वैल्यू जब होगी जब हम उसको पेटेंट कराएंगे। तो इस तरीके से आपको जैसे कि इसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं है, इसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं है, इसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं है, इसकी भी कमर्शियल वैल्यू नहीं है, इसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं है। तो अलग अलग यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। सो रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट सच मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। तो जो रिसोर्स जो हमको नेचर प्रोवाइड करती है, जो नेचर से हमको मिलता है, जैसे कि वाटर हो गया। इसको हम वाटर को क्या हम चेंज करके यूज करते हैं क्या? नहीं। पानी जो है हम उसको प्योरीफाई करते हैं, है ना। वो आज की डेट का अभी एडवांस जो टेक्नोलॉजी उसके कारण आज घर घर में आरओ है। तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था क्या? नहीं। हम जो वाटर जो बोरिंग से आता था, हैंडपम्प से आता था, उसको डायरेक्टली कंज्यूम करते थे। तो रिसोर्सेज जो नेचर से हमको मिलता है, जिसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं करते, उन्हें नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन अवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, द मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्स। तो जो हवा हम लेते हैं, जो पानी की हमने बात की, जो रिवर्स और लेक्स में मिलता है, सॉइल्स हो गए, जो मिट्टी हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सारे क्या है नेचुरल रिसोर्सेस है। मेनी ऑफ दिस रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। तो ये इसमें से बहुत सारे रिसोर्सेस क्या है, फ्री गिफ्ट्स। हमारे नेचर जो है हमको फ्री में गिफ्ट के तौर पे देती है, मतलब हमको इसके लिए कुछ भी कीमत नहीं चुकानी पड़ती, हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसलिए हमको फ्री ऐसा फ्री गिफ्ट कह रहे हैं। सो इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज द नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और कुछ जगहों पे हमको कुछ टूल्स में और टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है ताकि हम ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सकें। सो नेचुरल रिसोर्सेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। सो नेचुरल रिसोर्सेस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल जिसको हम वापस से अपने पास ला सकते हैं, जैसे कि वाटर हो गया। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसा हो सकता है एक बार हमने यूज किया तो फिर वो हमको वापस नहीं मिलने वाला है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर दोस व्हिच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली। तो रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो रिन्यू हो जाते हैं, मतलब अपने आप फिर से जनरेट हो जाते हैं, या तो रिप्लेनिश हो जाते हैं। रिप्लेनिश मतलब अपने आप वो बन जाते हैं, अपने से बन जाते हैं बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय में। समय की भी यहाँ पे बहुत बात हो रही है। तो बिना समय मतलब बिना ज़्यादा टाइम अगर लग रहा है किसी चीज़ को रिन्यू होने में, तो वो रिन्यूएबल रिसोर्स में नहीं आएगा। सो दैट इज द डिफरेंस। सो
So some of these are unlimited, are not affected by human activities such as solar and wind energy. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण इसका कुछ भी आगे पीछे नहीं होता। तो इसमें है सोलर और विंड एनर्जी। येट careless use of certain renewable resources like water, soil, forest can affect their stock. और लेकिन yet मतलब लेकिन कुछ चीज़ों का जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, अगर हम उसका केयरलेसली है ना, बिना सोचे समझे यूज़ करेंगे, एकदम लगातार उसका यूज़ करते जाएंगे, तो वो चीज़ें जो है रिन्यूएबल नहीं रह पाएंगी। जैसे कि हम वाटर, सारी धरती का वाटर को आप यूज़ करते जाएंगे, और क्योंकि पॉपुलेशन हमारे जो वर्ल्ड का है बहुत ज़्यादा है, और हम वाटर को कंटामिनेट करते जाएंगे, उसमें कचरा फेंकते जाएंगे, तो एक दिन हमें पानी, अभी एक दिन क्या है, आज की डेट में पानी की बहुत दिक्कत है। सॉइल में भी हम कचरा फेंकते जाएंगे, उसको ख़राब करते जाएंगे, तो भी वही हाल होगा। और फॉरेस्ट, अगर हम जंगल को फॉरेस्ट वगैरह है उसको काटते जाएंगे, तो हमको इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन का प्रॉब्लम हो गया, लैंडस्लाइड्स के प्रॉब्लम हो गए, लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी, ये सारी चीज़ें जो है एक का एक जो है वो रिप्लेनिश नहीं हो सकती। तो वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज ए मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, वो ख़त्म नहीं होता, लेकिन क्या हो रहा है आज की डेट में, शॉर्टेज है। शॉर्टेज क्यों है? जो नेचुरल रिसोर्सेज है हम उनको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पे जो है पानी की कमी है। नेक्स्ट हमको देखना है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? ऐसे रिसोर्सेज जिसकी लिमिटेड स्टॉक होती है। सो वन द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश। तो ऐसे रिसोर्स जिनका लिमिटेड स्टॉक्स है, और ये स्टॉक्स अगर खत्म हो जाते हैं तो उनको फिर से बनने के लिए कितने साल लग जाते हैं? 1000 साल भी लग सकते हैं उनको रिन्यू या रिप्लेनिश करने के लिए। सिंस दिस पीरियड इज टू मच is much more than human life span, such resources are considered non-renewable। तो ऐसे resources जो है, अभी 1000 साल लगेंगे तो आप 1000 साल तो रह नहीं सकते, तो जितना ह्यूमन का ईयर है उससे ज़्यादा समय इसको लगने वाला है, 1000 साल लगने वाला है, तो ये रिसोर्सेज जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो कोल कोयला हो गया जो फॉसिल फ्यूल से निकलता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी वही सेम चीज़ होता है। सो स्टॉक ऑफ रिसोर्स, क्या होता है स्टॉक? सो इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर use. So the distribution of natural resource depends upon the number of physical factors like terrain, climate and altitude. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की जो हमने बात की, चाहे वो रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो, तो जैसे कि हमने क्लास 7 में भी बहुत सारी चीज़ें देखा, जैसे कि अफ्रीका में जो है ऑयल एक्सप्लोरेशन, उसके बाद वहाँ पे की लाइफ चेंज होगी। तो ऑयल एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि अफ्रीका जैसे हॉट डेजर्ट में मिलता है। ठीक है, हॉट डेजर्ट की हमने बात की थी, सहारा डेजर्ट के बारे में। सो बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो ये नेचुरल रिसोर्स है उनकी अवेलेबिलिटी। तो टेरेन कैसा है, माउंटेन वाला एरिया है, प्लेटियो वाला एरिया है, क्लाइमेट कैसा है, हॉट क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड कैसा है, पहाड़ वाला एरिया है, प्लेन वाला एरिया है, तो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। तो ये हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे जो अर्थ में जो टेरेन है, एल्टीट्यूड है, जो क्लाइमेट है, ये हर जगह अलग अलग है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस में है। इसलिए ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग है। सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस क्या होते हैं? जो ह्यूमन ने बनाया वो ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। अगर मैंने खाना बनाया तो वो खाना मेरे द्वारा बनाया हुआ, तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। सो वेरी सिंपल। ओके, सो समटाइम्स नेचुरल रिसोर्स बिकम रिसोर्स only when their original form has been changed। तो जो नेचुरल रिसोर्स है वो रिसोर्स बनता है, कुछ समय ऐसा होता है जो नेचुरल रिसोर्स है वो रिसोर्स बन पाता है तभी जब उनका ओरिजिनल फॉर्म जो है चेंज किया जाता है। जैसे कि आयरन ओर हो गया, आयरन ओर कोई रिसोर्स नहीं है, लेकिन जब हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन से और उससे चीज़ें बनाते हैं तो वो हमारे लिए एक रिसोर्स हो जाता है। तो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरीज, व्हीकल्स विच आर ऑल्सो नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो ह्यूमन्स क्या है जो
नेचुरल रिसोर्सेस है जैसे कि गिट्टी हो गया, पत्थरी हो गए, ये सारी चीज़ें यूज़ करके, और आयरन हो गया, स्टील हो गया, ये सारी चीज़ें यूज़ करके क्या क्या बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स, मशीनरीज बनाते हैं, व्हीकल्स बनाते हैं। तो ये सारे ह्यूमन मेड रिसोर्स होते हैं। तो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो टेक्नोलॉजी की जो हम बात करते हैं, जिसके द्वारा जो है चीज़ें बनाई जाती है, जो इन्वेंशंस हुए जाते हैं, उनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्स बोलते हैं। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्स, सेड मोना, नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग। यस सेड राजू। सो अब राजू को समझ में आ गया है कि हम जैसे लोग जो है नेचुरल रिसोर्स को ह्यूमन मेड रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हमको लास्ट देखना है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। सो क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स? तो ह्यूमन रिसोर्स रिफर्स टू द नंबर मतलब कितने लोग हैं और कितनी एबिलिटी है ना उन लोगों की। दो देयर आर डिफरेंट व्यूज, तो ज़्यादा लोग हैं तो व्यूज डिफरेंट होगी। ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एज अ रिसोर्स, वन कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट दैट इट इज स्किल्स ऑफ ह्यूमन दैट हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग अ फिजिकल मटेरियल इनटू अवेलेबल रिसोर्स। तो जो भी इंसान मतलब वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स, HR डिपार्टमेंट कभी सुना होगा, तो हर ऑफिस में, हर एक प्लांट में हो, कहीं पे भी हो, एक फैक्ट्री में ह्यूमन रिसोर्स का अलग डिपार्टमेंट होता है। तो उसमें गिनती होती है लोगों की, उनकी कैपेबिलिटी की, उनकी पढ़ाई की। तो ये हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आते हैं। तो उनकी कैपेबिलिटी जो है, उनकी जो कैपेबिलिटी के कारण जो है जो भी फिजिकल मटेरियल है उसको वैल्यूएबल रिसोर्स में बना छेड़छाड़ करके वैल्यूएबल रिसोर्स में चेंज किया जाता है। सो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। तो लोगों के पास जो लोग हैं, जो हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है उसका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं तभी जब उनके पास नॉलेज हो, स्किल हो, टेक्नोलॉजी हो, ताकि वो जो नेचर में मिलने वाले रिसोर्स को एक ह्यूमन मेड रिसोर्स में बदल पाए। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में बताया जा रहा है जो कि जानती है कि क्रॉप्स जो है वो ख़राब हो गए सूखा के कारण। तो वो एक सोल्यूशन जाना चाहती है। वो स्टडी करती है और देखती है और जाके जो है वहाँ के लोग, जो गाँव के लोग हैं, उनको बताते हैं। तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन एंड नॉलेज एंड स्किल। तो वो अपने एजुकेशन, नॉलेज, स्किल से एक सोल्यूशन फाइंड आउट करती है जिससे सारे गांव वाले जो हैं वो खुश होते हैं। तो रेड एंड पॉन्डर, ह्यूमंस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ह्यूमंस जो है इंटरडिपेंडेंट है, हम सभी एक दूसरे पर आश्रित है। तो फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन फॉर एवरीवन, साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कॉम्बैट प्रॉब्लम। तो वैसे ही जो फार्मर्स हैं फूड ग्रेन प्रोवाइड करते हैं और जो साइंटिस्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि उनको जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। जो भी एग्रीकल्चर या फिर फार्म प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए वो सारी चीज़ें ये बताते हैं। तो दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। इसलिए जो है लोग, पीपल को भी ह्यूमन रिसोर्स के अंदर लाया गया है। So education and health makes in people a valuable resource, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources known as human resource development. So education हो गया, लोगों की अच्छी हेल्थ हो गई, हेल्थ नहीं रहेगा तो काम कैसे करेंगे भाई। तो ये एजुकेशन और हेल्थ जो है लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाता है। तो इनकी क्वालिटी, जो पीपल के स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी अलग अलग रिसोर्स क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। तो दिस इज नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मीन्स हम अपनी जो ह्यूमन की ये जो जनसंख्या है, हमारी जो जनसंख्या, अरे मैं पढ़ाई लिखाई नहीं किया रहेगा, इसलिए मैंने उसको क्या ही आता रहेगा। तो उसमें स्किल्स डालना पड़ता है, उनको एजुकेट करना पड़ता है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। तो ताकि जो है उनके पास स्किल्स हो, ताकि वो मोर एंड मोर अच्छे रिसोर्सेज को बना सके। सो यहाँ पे हमको कंजर्विंग रिसोर्स के बारे में लास्ट में देखना है। सो Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth has dried up and all trees cut down. There was no shade, nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. तो मोना जो है उसको रात में सपना आता है। सपना में वो क्या देखती है कि जो अर्थ है उसमें पानी पूरा ख़त्म हो गया है, ट्रीज सारे हमने काट दिए हैं, कोई भी जगह छाए नहीं है, लोगों के पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं है, सारे लोग मतलब दुख में इधर उधर घूम रहे हैं और एकदम डेस्परेटली मतलब एकदम खोज कर रहे हैं कि कहीं से भी खाना मिल जाए और छाया मिल जाए बैठने के लिए। She told her mother about the dream. अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। तो यहाँ पे वो ऐसे इस तरीके का गंदा सपना देखती है और अम्मा उसको बोलती है हाँ
कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो सकती हैं। तो यस, अम्मा रिप्लाइड, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बिकम वेरी स्केर्स एंड नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। दैट व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड लॉट्स, रिप्लाइड अम्मा। तो अम्मा बोलती है कि हाँ, अगर हम केयरफुली अगर चीज़ों को नहीं यूज़ कर रहे हैं, रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो, दोनों में, नॉन रिन्यूएबल तो ख़त्म हो ही जाएगा, रिन्यूएबल में भी कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे और वो भी ख़त्म होने के कगार में हो जाएगा। तो फिर राजू पूछता है कि क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं? तो अम्मा बोलती है हम बहुत 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 सारी चीज़ें कर सकते हैं ताकि हम अपने जो रिसोर्सेस हैं, अपने जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनको हम अच्छे से रख सके। तो यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो जो भी रिसोर्स है उसको हम केयरफुली अच्छे से इस्तेमाल करें और उनको टाइम दे ताकि वो रिन्यू हो, इसे क्या कहा जाता है? रिसोर्स कंजर्वेशन। एंड बैलेंसिंग नीड टू यूज ऑफ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो भी रिसोर्सेस हमारे पास है उसको अच्छे बैलेंस तरीके से हम यूज करें और उसको अपने आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व करके रखें, तो इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब अपना भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और आगे आने वाले अपने फ्यूचर के लोगों के बारे में भी हम सोच रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्स सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रेजेंट ऑल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो जैसे कि मैंने बताया, हम अपना भी ख्याल रख रहे हैं यहाँ पे और दूसरे आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी हम इन चीज़ों को बचा के रख रहे हैं। सो ईच person can contribute by reducing consumption, recycling, reusing things. Ultimately it makes a difference because all our lives are linked. तो हर एक व्यक्ति जो है इसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? कुछ चीज़ों का हम कंजम्पशन रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, तो अगर मैं बाकी रूम्स की भी लाइट चालू करके रखूँ, फैन चालू करके रखूँ, तो क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? क्या ये रिसोर्स कंजर्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं एक जगह पे बैठी हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है बाकी जगह में लाइट और फैन की, और मैंने उसे जला के रखा है। तो ये क्या है? गलत तरीका है रिसोर्स को कंज्यूम करने का। रिसाइकलिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास जो चीज़ है आप उसको रिसाइकिल करने का सोचें। रिसाइकिल मतलब उसको रीयूज करने का सोचें। रिसाइकिल का मतलब ये हुआ कि आप उस चीज़ के लिए उस चीज़ से दूसरा कोई और चीज़ बना सकते हैं, और रीयूजिंग मतलब उसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब जो बॉटल्स आती हैं, जो प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, जो कांच की बोतल हो गई, उसको आप रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं। कहाँ देंगे? जो भी आपके पास कबाड़ी वाला आता है उसके पास देइए, या तो जो हमारे कचरा वाले जो दीदी भैया लोग आते हैं कचरा लेने के लिए, उनके पास आप उसको जमा करें। ये नहीं कि आपने कहीं पे भी हम गए, जैसे कि हम लैंडस्केप की बात करें, नदी के किनारे मस्त हमने कोल्ड ड्रिंक पिया, चिप्स खाए, और क्या किया, वो जो पैकेट्स है उसको हमने फेंक दिया कहाँ पे? नदी में। तो क्या वो एक रिसाइकलिंग और रीयूजिंग हुआ कुछ उस चीज़ का? क्या हमने हमारे नेचुरल रिसोर्स को ढंग से यूज़ किया? नहीं। अगर हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सारी चीज़ें, ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे हैं, कचरा खिड़की के बाहर, अरे भाई कौन साफ करेगा? वहाँ पे कोई आएगा क्या वहाँ पे साफ करने के लिए? जो रेलवे का ट्रैक है, अगर रेलवे किसी जंगल वाली एरिया से जा रहा है या कहीं और से जा रहा है, तो वहाँ पे कोई सफाई करने नहीं आने वाला। या तो आपको इतना ही है, आप नहीं कुछ कर सकते तो आप ट्रेन में नीचे में, या फिर जो हैंड वॉश के लिए जगह होता है वहाँ पे आप छोड़ दीजिए। या तो बहुत सिंपल तरीका है, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने बैग में रखिए और वापस अपने घर में ले आइए, डस्टबिन में डालिए, और कचरा वाले जो भी दीदी भैया आते हैं उनको दीजिए। तो दिस आर द वे टू रीयूज, रिसाइकिल एंड टू यूज अवर नेचुरल रिसोर्स इन ए इफेक्टिव वे। सो दैट इवनिंग, और उसी इवनिंग में क्या हुआ, बच्चे जो हैं, द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेक पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड बास्केट्स फ्रॉम बाम्बू स्टिक्स। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। तो उसी दिन जो है मोना और उसकी जो फ्रेंड्स है वो क्या करते हैं, कुछ जो बाम्बू स्टिक्स है उससे वो बास्केट बनाते हैं, कुछ पुराने कपड़े से वो बैग्स बनाते हैं, पानी को अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी वो अच्छे से यूज़ करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर ऑल इट इज़ अ वेरी गुड कॉज सेट मुस्तफ़ा टू सेव अवर रिसोर्स एंड टू कीप अवर अर्थ अलाइव। तो यहाँ बच्चे जो है बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेट मैसी। तो ये जो पेपर्स वगैरह हैं उससे वो क्या है, पेपर बैग्स बना रहे हैं। मैं बहुत सारे जो पेपर्स बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस चीज़ को क्या करें, रिसाइकल
कर दे, जो पेपर है उससे हम बैग्स वगैरह बना लें। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। तो वाटर और कोल से इलेक्ट्रिसिटी मिलता है हमें, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हम वेस्ट ना करें। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है भाई, रूम में नहीं है तो लाइट फैन बंद करके निकलिए, क्या ही हो जाएगा उससे। घर में आपको टीवी की ज़रूरत नहीं है, टीवी फालतू का चलते रहता है, कई लोग के यहाँ दिन भर चलता है, बोलते हैं हमको टीवी के बिना अच्छा नहीं लगता। नहीं सुन रहे हो, नहीं देख रहे हो, तो क्यों टेलीविज़न को चला के फालतू का रखना। ओके, तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सो आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेट आशा, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रेशियस। तो आशा बोलती है कि मैं ये निर्धारित करूँगी कि मेरे घर में पानी वेस्ट ना हो। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस कॉज द चाइल्ड। तो वो सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं कि हम साथ मिलकर एक डिफरेंस जरूर लेके आएंगे। So these are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? तो क्या आपके मतलब ये देखिए, मोना राजू जो ये फ्रेंड्स है सारे मिलके तो चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज़ करना जान लिया इन्होंने। क्या आपके बारे में क्या आप क्या कर रहे हैं? जैसे कि मैंने जो चीज़ें बताई, एक बार सोच के देखिए, अगर आप कहीं पे भी कचरा फेंकते हैं, कहीं पे भी, जो प्लास्टिक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में, तो कौन उठा रहा है उस प्लास्टिक को सड़ने में हज़ारों साल लग जाते हैं। सो आज की डेट में मतलब आप बिल्कुल इस चीज़ों को ध्यान रखें। सो फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल लिंक्स विद द एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट प्रोवाइड्स द नेचर प्रोवाइड, देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट। तो हमारे प्लैनेट का फ्यूचर भी हम जैसे हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ये हमारे जो प्लैनेट का फ्यूचर है, इससे हम लिंक्ड हैं और हमसे हमारा प्लैनेट लिंक्ड है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम मेंटेन करके चले, प्रिजर्व करके चले जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो हमको नेचर ने प्रोवाइड किया है। तो वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, ये सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना हमारी जिम्मेदारी है। सो हमारी क्या क्या जिम्मेदारी है? ऑल द यूसेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर सस्टेनेबल। तो जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेस हम यूज़ करते हैं उसको हमको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है। सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है मतलब हमको आज अपने लिए यूज़ करना है और अपने आने वाले फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंसर्व। तो जितने भी जीव जंतु हैं हमारे जो प्लैनेट में, उसको हमको कंसर्व करके चलना है। तो डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज। तो जो भी एनवायरमेंटल सिस्टम है, नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम है, उसको हम बहुत ही कम तरीके से डैमेज करें। हमको ये जो हमारी ड्यूटी है। तो कुछ प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो फर्स्ट है रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो जितनी भी फॉर्म्स हैं लाइफ के, उसको हमको रेस्पेक्ट करना है और केयर देनी है। ये नहीं कि स्ट्रीट में चल रहा है कुत्ता है, उसको पत्थर मार के हे करे खुशी मनाए, ये बिल्कुल भी नहीं करना है हमें इस तरीके का काम। सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो हमको हमारी जो लाइफ जीने के तरीके हैं उसको इम्प्रूव करना है। कंजर्व करना है अर्थ की वाइटलिटी और डाइवर्सिटी को। तो इतनी डाइवर्स जो हमारे लैंड फॉर्म्स हैं और जो वाइटलिटी है उसको हमको कंजर्व करना है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है उसके डिप्लीशन जो है उनको ख़त्म करना जो है उसको मिनिमाइज करना है। चेंज द पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। तो जो भी हमारा पर्सनल एटीट्यूड है, प्रैक्टिस है, जो हम हमेशा से करते हैं, उसको हमको चेंज करने की ज़रूरत है। तो हमको उसको ज़रूर में चेंज करना। बहुत सारी प्रैक्टिसेस है, जैसे कि मैंने अभी कुछ आपको बताया जो मुझे लगता है भाई, मैं और मेरे हस्बैंड में हम लोग कभी मतलब हमारा ये नहीं, हमारा बच्चा भी जानता है कि नहीं, ट्रेन में हम हैं तो हम वो जो पैकेट है चिप्स का या जो भी हमने पिया है वो हमारे बैग में ही हमको रखना है, कहीं पे फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है। सो नेक्स्ट इज अनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। तो हम अपने कम्युनिटी को भी जागरूक करके रखना है कि जैसे कि छोटा छोटा काम है, अगर आपको पता है तो आप अपने अगले को भी सिखाएं, ताकि वो भी जाने कि हमको कैसे अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखना है। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में भी आप वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस टॉपिक में वीडियो बनाऊँगी। और अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर